नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई और विचित्र कहानी के साथ। आज की कहानी जरा हट के है। यह हमें दादी और नानी की कहानियों की याद दिलाती है। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी या नानी ऐसी ऐसी हैरत अंगेज कहानियां सुनाया करती थी जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता था, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता था। सच पूछिए तो कहानियों का स्वरूप अतार्किक ही होता है जिसका कोई तर्क न हो। अब हैरी पॉटर की कहानियों को ही ले लीजिए। एक बार मेरी नानी ने मुझे एक अद्भुत कहानी सुनाई थी कि आसमान जो है वो बहुत समय पहले आज हमारे घरों की जो छत होती है उससे भी नीचे हुआ करती थी, मतलब हम उसको छू सकते थे। एक बुढ़िया जब भी आंगन में झाड़ू लगाया करती थी तो उसकी पीठ रोज आसमान से टकरा जाती थी। एक दिन बुढ़िया गुस्से में आकर अपनी झाड़ू से आसमान को दे मारती है। क्षुब्ध होकर खींचकर आसमान इतनी ऊंचाई पर चला गया जहां उसे कोई मार ना सके। तो इसके बाद से आसमान ऊपर ही है। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। इस कहानी में बताया गया है कि पहले के ज़माने में कौवों के पंख सफ़ेद हुआ करते थे, पर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल काले हो गए। कहानी इलॉजिकल है लेकिन आपको बड़ा मज़ा आएगा। साथ ही इस कहानी के माध्यम से हम बड़े ही आसान भाषा में अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखने वाले हैं। बीच बीच में ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी सीखते जाएंगे और कहानी के दौरान इसमें प्रयुक्त नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को भी जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण क्या होता है। इतना तो है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द सन एंड द क्रो। सन मतलब होता है सूरज, SUN, सन मतलब सूरज, SON, सन मतलब पुत्र होता है ना, और क्रो मतलब तो कौवा होता ही है। तो सूरज और कौवे की कहानी है। वंस, एक बार, द सन फेल इन लव विथ अ प्रिंसेस। जो सूरज था वो फेल जो है ना, वो FAIL, फेल मतलब असफल वाला फेल नहीं है, ये FALL, फाल का ये सेकंड रूप है ना। फाल मतलब गिरना या पड़ना, फेल मतलब गिरा, पड़ा, और फॉलेन थर्ड रूप है ना। फाल, फेल, फॉलेन मतलब गिर चुका, तो ये सेकंड रूप है। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रहा है कि एक बार सूरज एक राजकुमारी, प्रिंसेस जो है, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, एक राजकुमारी के प्यार में पड़ गया, गिर गया, यानी उसे प्यार हो गया उस राजकुमारी से। वैसे भी सूरज जो है इस मामले में इनका इतिहास है कि वो किसी न किसी राजकुमारी के प्यार में पड़ ही जाते हैं। जो भाई महाभारत देखे या पढ़े होंगे उनको पता होगा कि एक बार जो कुंती है, पांडवों की जो माता है, वो जब कुंवारी थी तो अपने महल के छत पर वो खड़ी होकर सूर्य को निहार रही थी। अब सूरज देवता को लगा कि वो उन्हें चाह रही है तो वो नज़दीक आ गए और उनके प्यार में गिर गए। तो इसका नतीजा यह हुआ कि कर्ण का जन्म हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण जो है वो सूरज और कुंती के पुत्र हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। टू प्लीज हर ही पुट अ जेम इन अ बैग। उसे, हर मतलब उसे, लड़की के लिए जब हम बोलेंगे ना तो उसकी, उसको, उसे, उसके लिए हर लगता है, और लड़के के लिए अगर हम उसे, उसके बोलते हैं ना तो उसके लिए हिम लगता है। ये चीज याद रखिए। तो उसे प्रसन्न करने के लिए, अब यहाँ जो टू है ना इसका मतलब के लिए पढ़ेंगे ना, को, से, तक, ये भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हमें किसी वर्ड का जो है हमको हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका मतलब होगा के लिए प्लीज। अब प्लीज मतलब तो कृपया, हम हर जगह बोलते हैं ना प्लीज मतलब कृपया होता है, लेकिन प्लीज मतलब प्रसन्न करना भी होता है, अच्छा लगना भी होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से उसे प्रसन्न करने के लिए ही पुट अ जेम, जेम मतलब होता है जवाहर, रत्न, मणि। तो मणि पुट मतलब रखना, रखा एक थैले में, बैग मतलब थैला, एक थैले में एक मणि को रखता है वो। एंड टोल्ड अ क्रो टू गिव टू द प्रिंसेस, और एक कौवे को, जो मणि था उसको राजकुमारी को देने के लिए, गिव मतलब देना, देने के लिए बोला। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों, दोज मतलब उन, डेज मतलब दिनों, ये प्लूरल नंबर में एस लिखा हुआ है ना, तो उन दिनों के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, दरमियान, किसी समयावधि के बीच की स्थिति को बताने के लिए ड्यूरिंग शब्द लगता है ना। तो उन दिनों के दौरान
कौवो, क्रोज, क्रोज मतलब कौवों के पास, ये जो हैड है ना, ये हैड पजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हैड तो हेल्पिंग वर्ब है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन वो कब होता है, जब उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो। तो यहाँ पे वर्ब ही नहीं है। जब भी वर्ब नहीं देखेंगे ना हैज हैव हैड के बाद, तो इसका मतलब वो अधिकार सूचक बात बताने के लिए उसका प्रयोग किया गया है कि वो नाउन जो है ना, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज रहता है, उसके पास है, आई हैव, यू हैव, यानी तुम्हारे पास, तो उस हिसाब से इसका अर्थ निकलेगा। तो कौवे के सफेद फेदर्स, फेदर मतलब पंख, कौवों के सफेद पंख हुआ करते थे उन दिनों में। तो ये जो फेदर्स, ये भी प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा ना, जो भी वस्तु, जो भी चीज एक से ज्यादा हो तो प्लूरल नंबर कहलाता है। तो अब चूंकि पंख जो है, हाथ, पैर, ये जो है ना जोड़ी में होता है, नाक, कान, आंख, तो आईज बोलते हैं आंख को ईयर्स बोलते हैं। तो क्योंकि ये नेचुरली जोड़ी में ही रहता है, एक से ज्यादा तो प्लूरल नंबर में रहता है। तो कौवों के पंख जो है सफेद हुआ करते थे उस समय। एज द क्रो वॉज ऑन हिज वे, एज, एज मतलब जब होता है ना, जब, जैसे, चूंकि, इसलिए कि, बहुत चीज होता है, तो हम सेंटेंस के हिसाब से बात करेंगे। जब कौवा अपने रास्ते पर था, वे मतलब होता है रास्ता, अपने रास्ते पर था वो, मतलब वो प्रिंसेस के पास जा रहा था। हिज नोज कॉट द डिलीशियस अरोमा ऑफ फूड, उसका नाक, नोज मतलब नाक, उसका नाक काट, कैच का सेकंड रूप है काट, पकड़ा, क्या पकड़ा, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, अरोमा, अरोमा मतलब होता है सुगंध, मीठी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू जो होती है ना, उसको अरोमा बोलते हैं। तो खाने की मीठी मीठी खुशबू को, स्वादिष्ट खाने की मीठी मीठी खुशबू को उसका नाक पकड़ लिया, मतलब उसको सुंघाई देने लगा। तो अपॉन लुकिंग डाउन, अपॉन मतलब ऊपर से नीचे देखने पर, लुकिंग डाउन नीचे देखने पर, द क्रो सा कौवे ने देखा, क्या देखा, अ फीस्ट इन प्रोग्रेस, नीचे दावत, फीस्ट मतलब होता है दावत, भोज, तो नीचे वो भोजन प्रगति पे है, भोजन चल रहा है। तो जब हम भी ये प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति, उन्नति, आगे की ओर बढ़ना, तो इसको वाक्यों में जब प्रयोग करेंगे ना, तो भोजन, वहां दावत चल रही थी। जैसे रोड के, सड़क के किनारे कोई बोर्ड देखते हैं तो वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता है ना, यानी कार्य चालू है, कार्य प्रगति पे है, तो वहां पे कार्य चल रहा है, तो यहाँ पे भोजन चल रहा है, दावत चल रही थी। द ग्रीडी क्रो हंग द बैग ऑन अ ट्री, जो लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची कौवा, हंग, हैंग का पास्ट रूप है हंग, हैंग मतलब होता है लटकाना, टांगना, तो हंग लटका दिया, टांग दिया, बैग को, उस थैले को, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर लटका दिया, एंड वेंट टू ईट द फूड और खाना खाने चला गया। वेंट जो है गो का पास्ट रूप है, गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। जब भी हम सेकेंड रूप देखेंगे ना किसी भी वर्ब का, तो समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। आया, गया, खाया, पिया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ना। तो खाना खाने चला गया, बैग को एक पेड़ पे लटका कर। While the crow was feasting, while मतलब होता है जब, जिस समय, जबकि, तो जिस समय कौवा was feasting दावत कर रहा था, खाना खा रहा था, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग और वाज लगा है, और वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, और उसमें वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि जब वह दावत कर रहा था, खाना खा रहा था, उसी समय A thief took out the gem, जो एक चोर था, thief मतलब चोर, took out निकाल लिया, the gem उस मणि को थैले से निकाल लिया, and filled और भर दिया, fill मतलब भरना, filled भर दिया, the bag उस थैले को, with a cow's dung गाय के गोबर से भर दिया वो। जब भी एपोस्ट्रोफी के बाद एस देखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है का के की, यानी गाय के डंग, डंग मतलब होता है गोबर, कंडा, खाद, जो भी गोबर से बनता है उसको डंग बोला जाता है ना। तो जेम को निकाल लिया और उसमें गाय का गोबर भर दिया उस बैग को। लेटर बाद में, LATER लेटर मतलब होता है बाद में, और LETTER लेटर मतलब होता है चिट्ठी, पत्र, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा ना। तो बाद में द अनसस्पेक्टिंग क्रो पिक्ड अप द बैग,
बाद में उसके बाद जब भोजन कर लिया उसके बाद अनसस्पेक्टिंग, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेहास्पद, संदिग्ध, संदेहास्पद होता है ना, तो अनसस्पेक्ट मतलब संदेह रहित, बिना सोचे समझे, अनजाने में। तो अनजाने में ही कौवा पिक्ड उठाया, थैले को अपना उठाया और गेव इट टू द प्रिंसेस, और इसे प्रिंसेस को, उस राजकुमारी को दे दिया। गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया। हर जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रहा है ना, क्योंकि हर जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, तो उसने दे दिया उठाकर। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, हैरान, तो वह देखकर हैरान हो गया, उसे आश्चर्य हुआ कौवे को। सी बिकेम वेरी अपसेट एज द बैग वॉज फुल ऑफ द काउज डंग। सी, ये जो प्रोनाउन है ये प्रिंसेस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना, तो प्रिंसेस जो थी वो बिकेम हो गई, बिकम का बिकेम हुआ है ना, ये भी वर्ब का सेकंड रूप है। बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब हो गई, तो वह हो गई वेरी अपसेट, बहुत ही अपसेट हो गई। अपसेट मतलब परेशान, व्याकुल, विक्षुब्ध हो जाता है ना, मन मूड खराब हो जाता है, उसको अपसेट बोलते हैं। तो उसका मूड खराब हो गया था बहुत ज्यादा। एज, एज मतलब तो होता ही है ना, जैसे, जब, चूंकि, लेकिन एज मतलब इसलिए भी होता है, तो इसलिए कि वो अपसेट इसलिए हुई थी कि बैग जो था वो फुल भरा हुआ था ऑफ द काउज डंग, गाय के गोबर से बैग भरा हुआ था। उसको देखकर उसका मूड अपसेट हो गया, वो एकदम खिन्न हो गई, क्षुब्ध हो गई। द सन सॉ द प्रिंसेस होल्डिंग द बैग फुल ऑफ द काउज डंग, सूरज ने, उस सूर्य ने ऊपर से देखा, द प्रिंसेस उस राजकुमारी को, होल्डिंग थामे हुए, होल्ड मतलब थामना, पकड़ कर रखना, पकड़ना, कब्जा जमाए रखना, तो थामे हुए थी बैग, उस थैले को जिसमें फुल ऑफ काउज डंग, गाय के गोबर से भरे बैग को पकड़े हुए जब सूरज ने देखा। एंड वॉज सो फ्यूरियस दैट हिज स्कॉचिंग गेज फेल ऑन द क्रो, और वह इतना फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला होना, अति क्रोधित, उग्र। तो सो मतलब इसलिए भी होता है ना, लेकिन सो के साथ दैट देखेंगे ना, सो दैट जब देखेंगे एक सेंटेंस में, तो इसका मतलब हो गया इतना अधिक, इतना ज्यादा वह आग बबूला हो गया कि उसका स्कॉचिंग गेज, स्कॉचिंग मतलब होता है उष्णता, झुलसा देने वाला, जलाकर राख कर देने वाला। तो स्कॉचिंग गेज, गेज मतलब टकटकी बांधकर किसी को घूरना, एक टक देखना, मतलब नजर गड़ाना। तो सूरज की जो तपती नजर थी, स्कॉचिंग गेज मतलब तपती नजर बोलेंगे ना, तो वह इतना गुस्से में था, आग बबूला था कि उसकी जो तपती नजर थी वह फेल ऑन द क्रो, कौवे पर गिरी, कौवे पर पड़ी उसकी नजर एकदम। एंड हिज फेदर्स बर्न डाउन, और उसके जो फेदर्स पंख थे वह झुलस गए, जल गए, जलकर राख हो गए। बर्न डाउन मतलब झुलसना, जलकर राख हो जाना। हिज फेदर्स हैव बीन ब्लैक एवर सिंस, उसके फिर पंख जो थे, कौवे के जो पंख, हैज बीन हो चुके, ब्लैक काले हो गए, हो चुके थे, एवर सिंस, एवर सिंस मतलब होता तब से, जब से, उस समय से, उसी समय से कौवे के पंख काले हो चुके हैं। ठीक ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? ड्यूटी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, अपना जो काम होता है, धर्म होता है जो, वह शुड, शुड मतलब चाहिए होता है ना, चाहिए। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, कम फर्स्ट पहले, पहले आना चाहिए, मतलब कर्तव्य हमेशा पहले आना चाहिए। कोई भी चीज आपकी जिंदगी में घटित हो रही है, उन सबसे पहले आपके कर्तव्य को रहना चाहिए। ठीक ना, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और आज हमने अंग्रेजी में बहुत कुछ नया सीखा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज के लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।